नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो में देखेंगे हम भारतीय संवैधानिक जितने भी निकाय है उनको कवर करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज जो फर्स्ट हमारी सीरीज का पार्ट है। इसमें हम देखेंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, वो कौन से भाग में आते हैं, उनसे संबंधित उनके कार्य क्या हैं, ये सभी हम जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज स्टार्ट करने का मेरा तात्पर्य यही है कि जो एमपीपीएससी 2019 वाली जो मेंस होने वाली है, उसमें पेपर जो मेंस होते हैं तो उसमें जो संविधान का हमारा पोर्शन है मेंस का, उसमें तो है ही सारी सिलेबस में। दूसरा, एमपीपीएससी ने जो चेंजेस किए हैं सिलेबस में 2020 के, उसके प्री और मेंस दोनों में ही संवैधानिक निकायों से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए हम इनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ ये न्यूज़ शेयर कर दीजिएगा कि पीएससी अड्डा आपके लिए एमपीपीएससी की क्लासेस लाने वाला है जल्द। प्री और मेंस की हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे आपको। तो दोस्तों, इसके लिए आप जरूर हमारा जो है प्रयास को जो है आगे तक पहुंचाएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले निर्वाचन आयोग की हम आज बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में जितनी भी बातें हैं उनसे संबंधित। सबसे फर्स्ट तो आपको ये नॉर्मल सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे कि भाग 15 में आता है निर्वाचन आयोग। ये याद रखिएगा कि भाग 15 में निर्वाचन आयोग आता है और अनुच्छेद 200 जो 324 है 324 से लेकर 329 329 तक पूरा जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनका उल्लेख जो है भाग 15 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इनके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं कि यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, फिर इसके बाद अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे फर्स्ट ये चीज कि अनुच्छेद 324 में इनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है और बाकी भी 324 के खंड अ, ब, स इस प्रकार से इसमें विवरण दिया गया है। परंतु अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना से याद रखना है कि 324 जो अनुच्छेद है उसके तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ये चीज अपने को याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद इसके कार्यों पे जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, तो जो संसद यानी कि सांसदों के जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, वो, उसके बाद राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभाओं के चुनाव, इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव, इनको कराने की जिम्मेदारी वो किसके पास है, निर्वाचन आयोग। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य दोनों के लिए समान है। अखिल भारतीय संस्था से तात्पर्य क्या है दोस्तों कि केंद्र और राज्यों के लिए जो चुनाव से संबंधित कार्य होंगे, उनके जितने भी संबंधित मुद्दे होंगे, वो सभी क्या निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में आएंगे। उनके कार्यों को करने के लिए निर्वाचन आयोग को पावर दी गई है। तो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य कौन करता है दोस्तों, निर्वाचन आयोग। तो ये एक अखिल भारतीय संस्था है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर है कि पंचायत व निगम चुनाव से कोई संबंध नहीं है इसका, यह काम राज्य निर्वाचन आयोग का। आपने देखा होगा कि जो पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, इनसे संबंधित जब बात आती है तो हमें ये चीज डिफरेंस याद रखेगा कि जब भी पंचायतों के, नगर पालिकाओं के या फिर जिला परिषदों के इनके चुनाव जो होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है 1992 का जो संशोधन किया गया था 73वां और 74वां, जो हमने देखा है कि पंचायती राज व्यवस्था से भी बिलोंग करता है। तब उसके बाद जब भाग 9 और 243 जो अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे तो उसमें ही राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया था। उसके बाद ही पंचायतों से संबंधित चुनाव जो है होते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी अभी लास्ट रिसेंटली जब एमपीपीएससी की एग्जाम होती तो उसमें भी पंचायतों से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, चुनाव से संबंधित भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों, इसलिए टॉपिक को हल्के में ना ले। अब दोस्तों, यहाँ पर जब हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मतलब भारतीय जो चुनाव आयुक्त हैं लेटेस्ट के, वो अभी कौन पदस्थ हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं
अनुच्छेद 324 के अनुसार इसमें दिया गया है निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलाकर बना होता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि पूरा जो जितना भी निर्वाचन आयोग है वह एक निकाय तो है ही सही, परंतु उस निकाय में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 324 में तो सिर्फ इतना सा लिखा है कि अन्य आयुक्तों से मिलकर, यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और उनके अलावा कुछ अन्य आयुक्त होंगे, उनसे मिलाकर निर्वाचन आयोग का गठन होगा और उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझिएगा कि 324 के तहत जो बॉडी है निर्वाचन आयोग की, वो उसमें सिर्फ निर्वाचन आयुक्त आते हैं, इतनी सी याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि दोस्तों कि जो हमारा भारत है वो इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग में है और सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कुछ अन्य आयुक्तों के द्वारा ये किस प्रकार होता है संभव कार्य करना, तो वो भी हम देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य आयुक्तों से मिलाकर जब चुनाव करवाए जाते हैं तो उनकी सहायता के लिए कुछ प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है और अन्य जब जितने भी सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं कर्मचारी, उनको चुनाव में ड्यूटी लगाकर जो है चुनाव को संपन्न कर दिया जाता है। जब भी चुनाव करवाए जाते हैं तो जो कर्मचारी होते हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये हम अभी और भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड है कि 324 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर सलाह पर अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी करता है। उसके अलावा जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति भी करता है। अब ये प्रादेशिक आयुक्तों का तात्पर्य क्या है, तो जो प्रादेशिक आयुक्त तो जब इनको नियुक्त किया जाता है, जब चुनाव करवाने होते हैं तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग जो होगा उनकी सलाह पर क्या करेंगे, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर देंगे, जिससे प्रदेश के स्तर पर चुनाव कराने में आसानी से संपन्न हो सके, कोई भी जो है कठिनाई चुनाव कराने में न आ पाए, इसलिए प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करवाई जाती है, ठीक है। फिर दोस्तों निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति निर्धारित करता है, यानी कि ये कब तक जो है सेवा देंगे, उनसे संबंधित जो शर्तें हैं, उनकी पदावधि, इनसे संबंधित जो है कौन निर्धारित करेगा इनको, तो वो राष्ट्रपति को पावर दी गई है संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है कि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य रहा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो बन गया था 25 जनवरी 1950 को, और आपको पता होगा कि 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं। तो जब 1950 में हमारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो बन गया था, तो तब से लेकर 1989 तब तक वो एक निर्वाचन आयोग जो है एक सदस्य रहा, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही सदस्य था, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। फिर उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 से निर्वाचन आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित करके 2 निर्वाचन आयुक्त और उनकी बढ़ा दी गई संख्या। फिर उनके बाद 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया, यानी कि पहले तो बनाया गया पद, सृजित किया गया, नियुक्त किया गया, फिर वापस समाप्त कर दिया गया 1990 में। फिर निर्वाचन जब 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को पुनः नियुक्त किया गया, यानी कि वापस से 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान कर दिया गया। फिर वर्तमान में अभी कितने हैं ये चीज याद रखिएगा कि अभी सिर्फ 3 निर्वाचन आयुक्त हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य जो है निर्वाचन आयुक्त। तो मैं आपको कमेंट में आंसर बता दूंगा अगर आप नहीं दे पाएंगे तो, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है। और अगर आप में से किसी को पता हो कि इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा भी 2 अन्य आयुक्त कौन है निर्वाचन आयुक्त, तो वो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो दोस्तों 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1989 में हुआ था, और संशोधन करने के बाद जो पहले वोट डालने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, और 1989 से जब संशोधन कर दिया गया तो अभी वर्तमान तक जो है
वोट डालने की आयु कितनी है, तो 18 वर्ष की अगर आयु का कोई व्यक्ति है तो वह वोट डालने का अधिकार रखता है। ये प्रावधान संशोधन के माध्यम से कर दिया गया है। फिर इनके बाद आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे और 2 अन्य जो आयुक्त हैं उनके पास सेम शक्तियां होगी, यानी कि वो सिमिलर होंगे, इक्वलिटी में होंगे, कोई भी ऊंचा या निम्न स्तर में नहीं होगा, यानी कि उनके समान ही शक्तियां होगी, यानी कि तीनों की, और इक्वलिटी बराबर ही होंगे तीनों आयुक्त। अब यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का तात्पर्य ये है कि दोस्तों ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा वो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा, ठीक है। इसके बाद जब वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी एक समान होंगे, यानी कि इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो भी इक्वलिटी में होते हैं, समान ही होते हैं। जितना पेमेंट मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिया जाएगा उतना ही अन्य आयुक्तों को भी दिया जाएगा, और सेम भत्ते यानी अनुलाभ भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होंगे। अब ये प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर जितने भी मतलब वेतन होते हैं वो उनको दिया जाता है। फिर इसके बाद जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद हो तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। मैंने आपको बताया कि सभी समान होंगे, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त, तो वहां पर क्या होगा कि अगर उनके बीच मतभेद हो जाता किसी मुद्दे को लेकर चुनाव संबंधित, तो तब क्या होता है कि अगर डिसीजन न हो पा रहा है तो वहां पर क्या होता है कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अब बहुमत से तात्पर्य क्या है दोस्तों यहाँ पर कि अगर जैसे कि वोटिंग कराई जाएगी अगर किसी बात पर, तो वहां पर 50% फिर प्लस 1 वोट का, यानी कि अगर कभी भी वोटिंग कराई जाती तो उसका आधा तो मिलना ही चाहिए। साथ में अगर इक्वलिटी 50% मिलती तो डिसाइड नहीं होता है, परंतु जब उसको 1% वोट ज्यादा मिल जाता है तब बहुमत के आधार पर वो डिसाइड हो जाता है कि किसका जो है निर्णय लेना है। तो इस प्रकार से बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। फिर इनके बाद कि कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। दोस्तों अभी हम जितने भी संवैधानिक निकाय से संबंधित हम पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कार्यकाल याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यानी कि जब जैसे ही वो पद पर सज्जित हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, पदासीन हो जाएंगे, तब उनको 6 वर्ष की आयु तक जो है यानी कि 6 वर्ष तक तो वो अपने पद पर बने रहेंगे, परंतु जब 65 वर्ष की आयु उनकी पूर्ण हो जाती है अगर इस दौरान, तो उनको हटा दिया जाता है, उसके बाद वो कार्य नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। इनके बाद जब हम अन्य प्रावधान जो निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं इनसे संबंधित देखें, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये चीज नोटिस कीजिएगा और ये याद रख लीजिएगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पर जब बात आती है कि हटा नहीं सकता है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते हैं। दोस्तों हमने देखा कि अगर यहाँ पर राष्ट्रपति को हटाने की पावर दे दी जाती तो फिर जो निर्वाचन आयोग है वह अपने स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो निर्वाचन आयोग है संविधान ने उसको इतनी पावर दी है कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को ये पावर हो जाती कि वह हटा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं हस्तक्षेप चुनाव में होते हैं। इसलिए यह व्यवस्था संविधान में नहीं है और उसकी जगह यह दिया गया है प्रावधान कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक नहीं रहते हैं, यानी कि उस राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं रहते, बल्कि उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने का तरीका है उसी की तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी अपने पद से हटाया जाता है। एक चीज तो कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त चाहे तो वो स्वयं इस्तीफा दे दे, परंतु जब संविधान की बात करें तो किस प्रकार हटाया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाने का तरीका है उसको। अब हमने देखा था कि जब हम सुप्रीम कोर्ट का हमने लेक्चर पढ़ा था तो वहां पर देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के हटाने का तरीका क्या था दोस्तों, कि उसके जब हटाने की बात आती है तो वहां पर एक प्रस्ताव लाया जाता है किसी भी सदन में, फिर उसके बाद दोनों सदनों से वो बहुमत के आधार पर पारित किया जाता है, जांच भी की जाती है, उसके बाद ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। ये सब हमने वहां पर देखा था। तो उसी तरीके से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उसको भी हटाया जाता है। नॉर्मली तो इसको हम हटाने शब्द से ही प्रयोग करेंगे क्योंकि महाभियोग भी इसको बोला जाता है, परंतु महाभियोग जो वर्ड है वो सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने संबंधित ही यूज किया जाता है।
फिर इसके बाद लिखा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्तों को सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दोस्तों, जैसे अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का तरीका यहाँ पर देखा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि महाभियोग द्वारा हम कह सकते हैं, तो जब फिर वहां पर अगर निर्वाचन आयुक्त या अन्य जो प्रादेशिक आयुक्त हैं उनको हटाना है तो उसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश करने के बाद ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। संविधान में न तो चुनाव आयोग के सदस्यों की अर्हता न ही पदावधि निर्धारित की गई है। यानी कि जो चुनाव आयोग के सदस्य यानी कि जो निर्वाचन आयोग है हमारा, उनके सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता होगी यानी कि क्या योग्यता होगी, वो तो संविधान में नहीं दी गई है। और न ही पदावधि का निर्धारण किया गया था कि वह जो जब कभी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अपने पद पर बैठेंगे तो वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे, इस प्रकार का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया था। ये राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। यानी कि जब कभी रिटायर हो जाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्त तो वो पाबंदी नहीं रहेगी, वो किसी भी प्रकार की जो है अन्य काम कर सकते हैं, अन्य या फिर उनकी जगह किसी की नियुक्ति की जा सकती है। इस प्रकार का कोई भी रोक नहीं लगाई गई है कि वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए तो वो कभी दूसरी काम नहीं कर सकते हैं या उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। जब हम निर्वाचन आयोग के कार्यों पर प्रकाश डालें तो दोस्तों सबसे फर्स्ट तो जो निर्वाचन आयोग का काम है वो देखिएगा यहाँ पे कि परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों में भागों का निर्धारण करना। परिसीमन आयोग क्या होता है दोस्तों कि जो लोकसभा के क्षेत्रों का विनियमन करना होता है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं, तो उनकी सीटों में अगर कुछ भी चेंजेस करना है, घटाना बढ़ाना है, तो उसके लिए परिसीमन आयोग अधिनियम भी बनाया गया था। और परिसीमन आयोग अभी तक 4 बार बन चुके हैं, जिसके बारे में हमने देखा है। तो जो परिसीमन आयोग होता है उसके आधार पर समस्त भारत के जो निर्वाचन क्षेत्रों में भागों का निर्धारण करना। यानी कि जो परिसीमन आयोग है वो तो ये कर देगा कि एमपी की सीटें बढ़ानी है या घटानी है, उस हिसाब से जनसंख्या के आधार पर कम या ज्यादा कर देगा। परंतु किस क्षेत्र में, मतलब कितना क्षेत्र निर्वाचन के लिए यूज किया जाएगा, यानी कि एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनमें जो भागों का निर्धारण करना होगा वो कार्य किसका होगा? भारत के निर्वाचन आयोग का। फिर नेक्स्ट है कि निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना। यानी कि कब चुनाव करवाना है, उसकी घोषणा, तारीख की घोषणा और किस प्रकार से चुनाव होंगे। देखा होगा आपने कि जब भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करते हैं तो अपनी एक तारीख डिसाइड करते हैं कि किन के चरणों में चुनाव करवाना है, कहाँ पर कब चुनाव होंगे और कौन सी तारीख को होंगे। ये सब जो है निर्वाचन आयोग ही कार्य करता है। फिर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना व चिन्ह देना। अगर कोई भी नया जो है पार्टी गठित होती है, राजनीतिक जो दल हैं, तो उसको मान्यता जो है वो कौन देता है? यानी कि ये एक राष्ट्रीय दल है, राजनीतिक पार्टी है, इस प्रकार की जो मान्यता है वो निर्वाचन आयोग ही देता है। और उनको चिन्ह देने का, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बीजेपी का जो है चिन्ह वो कमल है, फिर कांग्रेस का चिन्ह है पंजा, तो इस प्रकार से जितने भी दल होंगे उनको चुनाव चिन्ह देने का कार्य वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। फिर निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना। जब कभी भी अगर कोई चुनाव से संबंधित अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर जब जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना होगा तो वो कार्य कौन करेगा? निर्वाचन आयोग ही करेगा। फिर दोस्तों निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल से आग्रह करना। यानी कि दोस्तों जब चुनाव करवाना होगा तो वहां पर उनको कर्मचारियों की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों इतने बड़े भारत का चुनाव संपन्न नहीं करा सकते, इसलिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो उनके उनकी व्यवस्था बनाने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि हमें जो है इतने कर्मचारी प्रोवाइड कराएं। तो उनके बाद ही, यानी कि उनके आदेश, राज्यपाल और राष्ट्रपति के आदेश के बाद जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको निर्वाचन की जो व्यवस्था होती है उसमें भागीदार बना दिया जाता है। संसद सदस्यों की निर्हता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति और विधान परिषद के सदस्यों से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना।
दोस्तों संसद सदस्यों की निर्भरता से तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि जैसे कि अगर कोई सांसद है तो उसकी जो अयोग्यता का अगर कोई प्रश्न आता है कि अगर जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि ये सांसद जो है अयोग्य है, इसने जो है चुनाव से संबंधित कुछ गलत जो है मामले से अगर उठकर बात आती है कि ये सांसद बनने के अयोग्य हैं, अगर उसने चुनाव में गलत दुरुपयोग करके जो है चुनाव जीत लिया है, तब अगर बात आती है तो वहां पर संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है कौन, निर्वाचन आयुक्त, और विधान परिषद के सदस्यों से संबंधित अगर कोई मामलों पर राज्यपाल को सलाह देता है। यानी कि जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनसे संबंधित जब अगर उनके चुनाव की बात आती है और उनमें धांधली पाई जाती हैं, गलत बातें हैं, समझ लीजिए कि वो अगर अयोग्य हैं, तो उससे संबंधित अगर कभी डिसीजन लेना है तो उस पर निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को सलाह देता है और राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे वीडियो का अंत होता है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है PSC अड्डा के नाम से, तो दोस्तों इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो फिर से आपको एक बार फिर धन्यवाद।